गुड मॉर्निंग। एसपीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी लेसन 1.3 जिसका नाम है श्वसन या रेस्पिरेशन के बारे में जो पढ़ेंगे। हम लोग के सब्जेक्ट में ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में जो है पूछा जाता है, उसके डिटेल्स जो है इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो है पढ़ा जाएगा। श्वसन क्या है? श्वसन एक ऐसे सभी सजीवों का जीवन ज्योति है जो जन्म यात्रा के साथ जलती है और जन्म यात्रा जैसे ही खत्म होता है ये बुझ जाती है। हम लोग कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस नहीं तब तक आस नहीं। अर्थात श्वसन से ही हम लोग सजीवता और निर्जीवता का आकलन भी करते हैं। सांस चल रहा है सजीव है, सांस नहीं चल रहा है निर्जीव है। और इतना ही नहीं बल्कि पूरे जीवन की जो जीवन यात्रा की इकाई है वो श्वसन पर ही मिलती है। आप लोगों को मैं ये भी बता कि जो जीव जितना ही जल्दी जल्दी सांस लेता है उसकी आयु उतना ही कम होती है। जो जीव जितना ही कम सांस लेता है उसकी आयु उतना ही ज्यादा होती है। जैसे कछुआ 1 मिनट में 6 से 8 बार की सांस लेता है, उसकी आयु 300 वर्ष। कुत्ता जल्दी जल्दी सांस लेता है, उसकी आयु जो है कम होती है, 12 से 20 वर्ष के बीच। ऐसे में यह श्वसन एक जीवन ज्योति है जो जीवन ज्वाला को जलाती है और ये जलता है, जीवन चलती है। जीवन ज्योति नहीं रहेगा, श्वसन नहीं है। तो श्वसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब श्वसन की डिफिनेशन क्या देंगे, परिभाषा क्या देंगे? सभी सजीवों का वह जैव गुण जिसमें जीव गैसों का विनिमय कर, लेन देन कर, भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा को प्राप्त करता है, इस जैव क्रिया को ही हम लोग श्वसन कहते हैं। क्या बोला? सभी सजीवों का वह जैव गुण जिसमें जीव गैसों का विनिमय कर, भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा को प्राप्त करता है, उसको हम लोग श्वसन कहते हैं। यह श्वसन गैसों के आधार पर इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला ऑक्सीश्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अर्थात ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। क्या बोलेंगे इसको? पहले वाले को ऑक्सी और दूसरे वाले को अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन वह श्वसन होता है जिसमें श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग ऑक्सी श्वसन कहते हैं। जैसे सभी उच्च वर्ग के जीव, जंतु है या पौधे हैं, यह सभी के सभी जीव अपने श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को लेता है और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों को निकालता है, उसको हम लोग ऑक्सी श्वसन कहते हैं। दूसरा होता है अनऑक्सी श्वसन, वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती,
बल्कि अनाक्षी रूप में श्वसन करके वो जो है अपने भोजन से, ग्लूकोज से ऊर्जा को प्राप्त करता है। उसको हम लोग अनाक्षी श्वसन कहते हैं। इन दोनों में अंतर होता है, ऑक्सी श्वसन में और अनाक्षी श्वसन में। ऑक्सी श्वसन में O2 ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पहला है। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, पहला। दूसरा है, इसमें भोजन का पूर्ण दहन होता है, भोजन का पूर्ण दहन होता है। इसमें भोजन का पूर्ण दहन नहीं होता है। कुल भोजन का मात्र जो है 5% ही ऊर्जा के रूप में कन्वर्जन होता है। कुल ग्लूकोज का 5% ही ऊर्जा के रूप में कन्वर्जन होता है। तीसरा अंतर है, इसमें ग्लूकोज के एक अणु से, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 376 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। इसमें जो है ग्लूकोज के एक अणु से, एक मॉलिक्यूल से 27 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। चौथा अंतर है, इसके अभिक्रिया के दौरान, विघटन के दौरान CO2 और H2O जैसे गैस जो है निकलते हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होते हैं। जबकि चौथे में इसमें एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 जैसे पदार्थ जो उत्सर्जित होते हैं। ये अंतर होता है। अगला इसका सूत्र होता है C6H12O6 प्लस 6O2 इजिकल 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी। इसका होता है C6H12O6 इजिकल टू किण्वनीकरण क्रिया द्वारा 2C2H5OH प्लस 2CO2 ये एग्जाम्पल सभी उच्च वर्ग के जीवों में, उच्च वर्ग के जीवों में, इसमें जीवाणुओं के अंदर, अंतःपरजीवों के अंदर ये श्वसन की क्रिया केवल होती है। ये अंतर, फिर से एक बार आप अंतर समझ जाए। हमने बोला श्वसन किसे कहते हैं, गैसों के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। ये बताया कि सभी सजीवों के अंदर होने वाली वह जैव क्रिया जिसमें जीव गैसों का विनिमय कर भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, उसको हम श्वसन कहते हैं। गैसों के आधार पर इस श्वसन को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनाक्षी श्वसन। ऑक्सी श्वसन वह श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अनाक्षी श्वसन वह श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सी श्वसन अनाक्षी श्वसन में निम्न अंतर होता है। इसमें O2 की आवश्यकता होती है, अनाक्षी में O2 की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सी में भोजन का पूर्ण दहन होता है, अनाक्षी में भोजन का पूर्ण दहन नहीं होता है। ऑक्सीजन के ग्लूकोज की एक मॉलिक्यूल से 376 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 27 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है।
इसके उत्सर्जित पदार्थ CO2 और H2O होते हैं। इसके उत्सर्जित पदार्थ एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इसमें जो है उच्च वर्ग के जीवों के अंदर होता है, ये जीवाणुओं के अंदर अंतः परजीवी जो है जीव होते हैं, उनके अंदर अनाक्षित तरह के श्वसन की क्रिया जो है होती है। ये दोनों का इक्वेशन है C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + 673 किलो कैलोरी। इधर C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2 प्लस जो है 27 किलो कैलोरी एनर्जी, किलो कैलोरी। ये दोनों में जो है अंतर होता है। समझ में आ गया हो? ये आप लोग क्या पढ़े, श्वसन किसे कहते हैं, गैसों के आधार पर श्वसन को कितने भागों में बांटेंगे ये मैंने बताया। अब इसके बाद है श्वसन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। सभी जीव, यदि इसमें जीवन है तो श्वसन क्रिया भी होती है और श्वसन के कार्य के लिए उनके शरीर में अलग अलग तरह के श्वसनांग पाए जाते हैं। ये अलग अलग तरह के श्वसनांग पाए जाते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव देखिए, अमीबा, पैरामीशियम, इन सभी जीवों में श्वसन की क्रिया के लिए यह बाह्य सरफेस अंतःपराशर द्वारा या स्पर्श या त्वचा द्वारा, ऐसे कह सकते हो, स्पर्श द्वारा ये श्वसन की क्रिया। दूसरा है कुछ कीट होते हैं, कीटों के अंदर श्वसन नाल पाई जाती है, ट्रेकिया इसको कहते हैं। यह श्वसन नाल के द्वारा पूरे शरीर के अंदर ये नलिकाएं जाल रूप में फैली होती है और उसमें गैसों का विनिमय होता रहता है। तीसरा है ये आपके मछलियों में, मत्स्य वर्ग में, इसी वर्ग के अंदर इसमें मत्स्य जिसको कहते हैं, इसमें गिल्स पाई जाती है, क्लोम धराते हैं। इन क्लोमों के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, गलफड़ जिसको कहते हैं, इनके द्वारा जो श्वसन की क्रिया होती है। ये जो है आपका बिच्छू में बुकलंस पाई जाती है, बुकलंस। ये जो बुकलन है, जो बुकलन के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। उसके बाद मनुष्य में श्वसन की क्रिया के लिए इसमें फेफड़े पाए जाते हैं, फेफड़े के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। और भी ऐसे केचुआ है, केचुआ जो इत्यादि ऐसे जंतु हैं, ये जो है त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। ऐसे अलग अलग तरह के जंतु हैं जिसमें श्वसन के लिए अलग अलग श्वसनांग होते हैं, जिन श्वसनांगों के द्वारा वह श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ऐसे में हम लोग मनुष्य के बारे में पढ़ना है। मनुष्य का श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी क्रिया विधि बताइए। ये सब हम लोगों को पढ़ना है। मनुष्य, मानव में श्वसन, मानव में श्वसन।
इसके बारे में एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है हम लोगों का मानव में श्वसन तंत्र या श्वसनिका नासिका क्या है? मानव में श्वसन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इसमें निम्न प्रकार के सहायक अंग पाए जाते हैं, जिन अंगों की सहायता से ये श्वसन की क्रिया संपादित होती है, जिसमें निम्न है। पहला है नासिका। नासिका या नोजल्स। नासिका अंग नीचे के तरफ अस्त, ऊपर के तरफ उपास्त, दोनों भौहों के बीच में वायुमंडल के लंबवत लटकी हुई एक भाग होती है। यह वायुमंडल के लंबवत लटकने के कारण इसको हम लोग टक्कन भी कहते हैं, जिसका आंतरिक सतह श्लेष्मिक व रोमेली होती है, जो केवल आगे के तरफ दो पालियों में बटी होती है। इसका कार्य क्या मैंने बोला, फिर से समझना। नासिका दोनों भौहों के बीच वायुमंडल के लंबवत लटका हुआ भाग होता है, जो नीचे अस्थि ऊपर उपास्थि की बनी होती है। यह अंदर के तरफ श्लेष्मिक व रोमेली तरह की सतह होती है, जो आगे के तरफ दो पालियों में बटी होती है। इसका कार्य क्या है? कार्य में लिखेंगे कि यह श्वसन के लिए वायुमंडल से वायु को ग्रहण करने का कार्य करता है, तथा इसके आंतरिक रोमेली और श्लेष्मिक जो सतह होती है वह हानिकारक धुआं, धूल कण, जीवाणुओं को छानने का कार्य करती है। तीसरा, यह गंध ज्ञान का कार्य करती है, जिससे हम स्मेलिंग करते हैं या किसी भी प्रकार का गंध, दुर्गंध को ग्रहण करने का कार्य करती है। यह इसलिए यह श्वसन में प्रमुख अंग होता है। समझ में आ गया होगा? अब नासिका के पास है आता है दूसरा ग्रसनी, फेर्नेक्स, PHYRNX। ग्रसनी क्या है? नासिका और मुख गुहिका दोनों ही पीछे के तरफ एक त्रिकोणाकार आकार के भाग में खुलती है। इस चैम्बर्स को हम लोग ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबी कीपाकार आकार की रचना होती है, जिसके अंदर ये स्वर यंत्र और थायराइड ग्रंथियां पाई जाती है। नासिका भी पीछे के तरफ इसी में खुलती है, जो वायु के साथ ये भोजन को निकलने में मिल करके निकलने में सहायता करती है। इसमें से दो चैम्बर्स निकलते हैं, एक ग्रास नली जो अमाशय को जाती है और एक श्वास नली जो फेफड़े को जाती है। यह श्वास नली के बारे में। तीसरा, श्वास नली। श्वास नली एक 25 सेंटीमीटर लंबी, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर, क्या बोला, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की लंबी नलिका होती है, जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तक होती है। लेंथ इसका व्यास क्या बोला, डायमीटर क्या बोला, 1.5 से 2.5 cm तक होती है। इसके बाहरी सतह पर जगह जगह कार्टिलेज या उपास्थि की बनी हुई छल्ले होते हैं, जो छल्ले इस नलिका को पिचकने से रोकने का कार्य करते हैं, जबकि आंतरिक सतह रोमावी एपिथेलियल अस्तरों से मिलकर के बनी होती है। इन रोमावी अस्तरों से ये जो है
वायु लहरों के माध्यम से गमन करने में सहायता है और गमन करके ये दोनों चले आते हैं कहाँ? अपने अपने ब्रांकियाई अर्थात जो है ब्रांची के तरफ जो है चले जाते हैं। ये दोनों ब्रांची जो है आगे के तरफ ये श्वसन नलिका ये जो है शाखाओं में बढ़ जाती है। ये पतली दो शाखाओं को हम लोग ब्रांचिया या श्वसनिका कहते हैं। ये श्वसनिका अधिक शाखित होकर के फेफड़े के अंदर जाकर के फैल जाती है, जिसको ब्रांकियल चैम्बर्स ब्रांकियोलस कहते हैं। श्वसनिका के बाद आठवां आता है लंग्स, फेफड़ा। फेफड़ा एक हल्के गुलाबी रंग के गुब्बारे जैसी रचना वाले भाग होते हैं, जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। जिस मनुष्य में दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा कुछ बड़ी होती है, जो चारों तरफ से दोहरे स्तरों से घिरी होती है। इसको हम लोग एल्वियोलाई चैम्बर्स कहते हैं। एल्वियोलर मेम्ब्रेन के द्वारा ये घिरी होती है। इस एल्वियोलर चैम्बर्स के तरह तरह के पदार्थ फ्लूइड्स जो है भरे रहते हैं, जो इसको पिचकने और फूलने में घर्षण होता है, उस घर्षण को घर्षण रहित करने का कार्य करता है, जिससे इस पर पिचकने और फैलने में कोई दर्द न होता। कभी कभी कुछ जीवों के मनुष्य के अंदर इसमें जीवाणुओं के इन्फेक्शन के कारण ये अधिक जो है डैमेज होने लगती है, जिससे उस व्यक्ति को बार बार खांसी आती है, जो खुजला खुजला करके खांसी आने लगती है। इस रोग को प्लूरेसी रोग कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? प्लूरेसी रोग कहते हैं। अब इसकी बाहरी संरचना के बारे में हमने बोला था, मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़ा पाई जाती है, जो हल्के गुलाबी रंग के गुब्बारे जैसी रचना होती है, जिसमें मनुष्य के दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा बड़ा होता है, जो एल्वियोलाई चैम्बर के अंदर स्थित होते हैं और ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन के द्वारा दोहरी स्तरों से घिरी होती है। इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड्स जो है भरे रहते हैं, जो प्लूरल फ्लूइड्स पिचकने और फूलने के दौरान घर्षण रहित करने का कार्य करते हैं। ऐसे में यह बार बार पिचकता है और फूलता है, उस समय घर्षण न हो उसके लिए यह प्लूरल फ्लूइड जो है एक लुब्रिकेंट का कार्य करता है। किसी किसी व्यक्ति के अंदर कभी कभी जीवाणुओं के इन्फेक्शन के कारण ये डैमेज होने लगते हैं, जिससे उस व्यक्ति को बार बार जो है खुजला खुजला कर खांसी आने लगती है, जिसको प्लूरेसी रोग कहते हैं। ये प्लूरेसी रोग होने के बाद इसकी आंतरिक संरचना को देखें तो आंतरिक फेफड़े की आंतरिक संरचना अंदर के तरफ बहुत ही कोष्ठकीय तरह की रचना के रूप में फैली होती है। ये कोष्ठक की संरचना भी अलग अलग होती है, जो एक ऐसे अंगूर के गुच्छे के तरह से जो है ये पाई जाती है और ये चारों तरफ से जो है कवर्ड होती है और एक ही सिरा से इसके अंदर ओपन होती है। यह कवर्ड के अंदर इसमें वायु भरते हैं और इसके दीवारों के अपर रुधिर वाहिनियों का जाल फैला होता है, जहां पर ऑक्सीजन जो है उस रुधिर के अंदर चला जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वाले रुधिर में CO2 जो है ऑक्सीजन वाले की तरफ चले जाते हैं। अर्थात यहाँ ऑक्सीजन और CO2 का जो विनिमय होता है, जिस विनिमय के दौरान ब्लड जो है प्यूरिफाइड होता है और ऑक्सीडाइज होकर के शुद्ध हो जाता है। ऐसे में यह इस चैम्बर को हम लोग फैलाते हैं तो लगभग 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को ये जो है ढक सकता है। ऐसे में यह सबसे प्रमुख जो है वर्ष होता है। प्रमुख कार्य यही है कि यहाँ पर गैसों का विनिमय हो और विनिमय करने के बाद यह अनऑक्सीकृत रुधिर ऑक्सीकृत रुधिर के रूप में जो है चेंज हो। यही प्रमुख इसका कार्य होता है।
पांचवा है, छठवां है, ये इसके नीचे डायफ्राम। डायफ्राम एक पेशियों का बना हुआ धनुषाकार आकार की रचना होती है जो इस फेफड़े को पिचकने और फूलने में सहायक होती है। इसी के गति के द्वारा पसलियों के माध्यम से ये फूलता और पिचकता है, जो श्वसन की क्रियाविधि संचालन करने में जो है सहयोग होता है। ये नीचे के तरफ जो स्थित है। अब आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए, तो इस चित्र के साथ आप ये देखिए, नासिका, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनिका, फेफड़ा और डायफ्राम, ये आप इसका जो है पूर्णतः जो है विवरण दे करके चित्र सहित जो है लिखेंगे, तो ये आपका पूरा जो है क्वेश्चन होगा। अब इसके बाद क्या क्या पढ़े हम लोग? मानव श्वसन किसे कहते हैं, मानव में श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए। ये मैंने बताया श्वसन तंत्र के में प्रमुख सहायक कौन कौन से हैं? नासिका, दूसरा कौन सा? ग्रसनी, तीसरा श्वासनाल, चौथा ये जो ग्रंथि या श्वसनिका, उसके बाद फेफड़ा, फेफड़ा के बाद डायफ्राम। अब बोलिए मनुष्य का सबसे प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? तो आप लिखेंगे फेफड़ा। कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है? दायां फेफड़ा, बाएं फेफड़े से जो है बड़ा होता है। इसके अंदर कौन से चैम्बर्स पाए जाते हैं? तो लिखेंगे एल्वियोलाई चैम्बर्स पाए जाते हैं। इसका कार्य कैसे है? इसी चैम्बर्स के अंदर ऑक्सीजन जो बढ़ता है और उस पर फैली हुई रुधिर वाहिनियों के द्वारा न्याय है वो CO2 O2 के तरफ, O2 CO2 के तरफ विनिमय होता है। मेन ये फंक्शन है। कहीं हृदय में रुधिर का प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, फेफड़े में ही रुधिर का जो है प्यूरिफिकेशन होता है, जो अपटाइट होता है। ये आप लोगों को मैंने बताया मानव में श्वसन तंत्र। अब पूछेंगे कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। व्यास कितना होता है? 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर। ये जो है इसका लेंथ अंदर के तरफ ये रोमान एपिथेलियल स्तर से मिलकर के बनी होती है, ऊपर के तरफ पेरिटोनियम स्तर, और इसके ऊपर जगह जगह जो है सी अर्धचंद्राकार आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो उपास्थि के बने होते हैं। इस उपास्थि के इस छल्ले से जो है इसको पिचकने से रोकने का कार्य करता है कि बराबर उसमें वायु का प्रवाह जो है बना रहे, रुधिर उसमें वायु जो प्रवाहित होता रहे। नहीं तो किसी व्यक्ति को मारने के लिए जो गोली बम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नलिका दब जाएगी, सांस रुक जाएगा, उसके बाद वो व्यक्ति जो है मर जाएगा। ये प्रकृति ने इसको जो है चारों तरफ से सुरक्षित करने के लिए ये जो है ये छल्ले बनाए हैं जो इसको पिचकने से जो है